हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो का जो पहला टॉपिक है वो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। तो देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 फरवरी 2020 में खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्रालय द्वारा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकरण, इसको कहते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, को अप्रैल 2020 तक स्थापित करने हेतु घोषणा की। तो देखिए क्या है कि 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को मंजूरी प्रदान की। ठीक है, तो अब इस अधिनियम का क्या उद्देश्य है देखते हैं। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। इस अधिनियम ने 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जगह ली। तो इसके पहले का जो अधिनियम था वो था 1986 का, और उसकी जगह जो है 2009 उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 आ गया है। ठीक है, तो अधिनियम के प्रावधान देख लेते हैं। अब हमने उद्देश्य देखा कि जो उपभोक्ता है उनके हितों की रक्षा करना है, और मुख्य प्रावधान ये है कि अधिनियम के किसी उपकरण या सामान की खराबी पर विक्रेता, विनिर्माता और सेवा प्रदाता तीनों पर शिकंजा कसेगा। ठीक है, घटिया उत्पाद बेचने पर 5 साल की जेल और 50 करोड़ तक का जुर्माना का प्रावधान है। अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं की रक्षा और निगरानी के लिए कार्यकारी समिति बनाने का भी प्रावधान है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के गठन का प्रावधान है। ठीक है, क्या है? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। तो देखिए, ग्राहकों को नुकसान पहुंचाने वाले गलत या भ्रामक विज्ञापन, अगर कोई एडवर्टीजमेंट भी इस तरीके की हो रही है जो भ्रामक है, तो क्या होगा? 2 साल का जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगर मामला और सीरियस है, गंभीर है, तो अधिकतम 10 साल की जेल और 50 लाख जुर्माने का प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भ्रामक प्रचार या विज्ञापन में शामिल सेलिब्रिटीज पर जुर्माना। जो सेलिब्रिटीज, बहुत सारे लोग, जैसे आपके बहुत सारे ऐसे चीजें जैसे नूडल्स है ना, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने देखी, लेकिन उसके भी जो सेलिब्रिटीज हैं उसके लिए जो है ऐड दे रहे हैं, तो उनके लिए जो है विधेयक में उन पर जेल की सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कि जो भ्रामक आपके विज्ञापन में शामिल जो सेलिब्रिटीज हैं उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। विधेयक में उन पर जेल की सजा का प्रावधान नहीं है। जुर्माना वो देंगे बट जेल की का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक वो है भारत में गरीबी आकलन के तरीके। ठीक है, तो गरीबी आकलन के भारत में क्या क्या तरीके हैं, कैसे मेजर करते हैं हम पॉवर्टी इंडिया में। तो देखिए क्या है, देखिए 24 फरवरी 2020 को अहमदाबाद में अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने एक दशक में ही 270 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। ठीक है, तो उनका कहना है कि 10 साल में बाहर जो है भारत ने 270 मिलियन लोगों को गरीबी के चक्र से बाहर निकाला है। ठीक है, और उनका ये भी कहना था कि भारत में प्रत्येक दिन के हर मिनट में 12 भारतीय नागरिक अत्यंत गरीबी से ऊपर उठाया जा रहा है। तो मतलब प्रत्येक मिनट, हर मिनट भारत में 12 नागरिकों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से ऊपर उठाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि गरीबी की बात हो रही है, तो गरीबी आखिर में है क्या? अब गरीबी, जो लोग गरीब हैं उनको ये बताने की जो है आवश्यकता नहीं होगी कि गरीबी है क्या, लेकिन यहाँ पे हमें देखते हैं गरीबी क्या होता है, जो हमारा जिसको मान्य बताया गया है कि ऐसी स्थिति में जो है उसको गरीब कहेंगे। ठीक है ना, क्या है? गरीब उस दशा के रूप में परिभाषित की जाती है जिसमें किसी व्यक्ति या परिवार के वित्तीय संसाधन इतने कम हो कि वह जीवन जीने के जो न्यूनतम जो है आपके मानक है उनका वहन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जीवन जीने के लिए जो न्यूनतम जो बेसिक चीजें हैं उसका भी वहन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, गरीबी रेखा की सीमा को कम उपभोक्ता व्यय के आधार पर अर्थशास्त्री, नीति निर्माता परम गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है ना, जो सीमा, अगर वो जो सीमा है, जो बाउंड्री है कि उस बाउंड्री तक वो जो है वहन नहीं कर पा रहे हैं अपनी चीजों को, अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, तो उससे अगर बिलो है तो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, आधिकारिक तौर पर गरीबी रेखा का निर्धारण पॉवर्टी लाइन बास्केट, जिसको कहते हैं गरीबी रेखा की टोकरी, तो PLB भी कहते हैं पॉवर्टी लाइन बास्केट को, में शामिल वस्तुओं को प्राप्त करने
में व्यय किए गए खर्चों से किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जो पावर्टी लाइन बास्केट है में उन वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है जो जीवन जीने के न्यूनतम आधारभूत मानक के लिए आवश्यक है, जैसे भोजन हो गया, कपड़ा हो गया, मनोरंजन हो गया इत्यादि। ठीक है ना। बीपीएल में किन किन वस्तुओं को शामिल किया जाता है, ये पीएलबी में। ठीक है, पीएलबी में किन किन वस्तुओं को शामिल किया जाता है, यह भारत में वाद विवाद का विषय है। ठीक है, तो देखिए गरीबी आकलन के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे वेज हैं, देखते हैं। देखिए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या के आधार पर गरीबी को मापा जाता है कि कितने जो है नंबर है, कितने जो है संख्या में लोग गरीब हैं। तो इसे कहते हैं हेड काउंट रेशियो। ठीक है, हेड काउंट से मतलब समझ रहे हैं कि एक एक इंडिविजुअल को काउंट किया जा रहा है। दूसरी विधि ये है कि जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि गरीब जो है गरीबी रेखा से कितना नीचे है। गरीबी रेखा हमने बताई पॉवर्टी लाइन मतलब ऐसी लाइन जिसमें लाइफ को सस्टेन करने के लिए, जीवन का यापन करने के लिए जो बेसिक मिनिमम नीड्स है, ठीक है, न्यूनतम जो आवश्यकता है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। अगर उससे नीचे हैं, ठीक है ना, तो क्या है गरीबी रेखा से कितने नीचे हैं, मतलब वो जो लाइन है उससे कितने नीचे है, इसे क्या कहते हैं, डेप्थ ऑफ पॉवर्टी। डेप्थ ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, तो भारत में गरीबी निर्धारण के लिए 6 आधिकारिक समितियां बनी हैं। अभी तक जो है 6 आधिकारिक समितियां बनी हैं। ठीक है, पहला जो है वो है वर्किंग ग्रुप 1962 का, 1962 का वर्किंग ग्रुप। ठीक है, दूसरा है वीएन डांडेकर और एन राथ। ठीक है, बीएन डांडेकर और एन राथ 1971 में। ठीक है, दूसरा है वाई के अलग। क्या है, वाई के अलग, तो ये है 1979 में। कब है, 1979 में। फिर है डीटी लकड़वाला। डीटी लकड़वाला 1993 में। फिर आपका आते हैं सुरेश तेंदुलकर और ये होते हैं 1993 में। फिर आते हैं सी रंगराजन, ये है 2014 में। ठीक है, तो सरकार ने रंगराजन समिति की सिफारिश पर ध्यान नहीं दिया, फलस्वरूप अभी भी तेंदुलकर समिति के आधार पर ही गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। तो जो रंगराजन समिति थी उनके सिफारिशों पे जो है ज्यादा फोकस नहीं किया गया, तो अभी भी जो है वो हम तेंदुलकर समिति के आधार पर ही देखते हैं कि गरीबी का निर्धारण कैसे करना है। ठीक है, तो इस आधार पर 21.9% लोग भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो तेंदुलकर समिति है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो वो है 21.9% लोग। ठीक है, तो अब जो है तेंदुलकर समिति को ही माना जाता है। तो एक बार देखते हैं तेंदुलकर समिति क्या है। ठीक है ना, देखते हैं। देखिए तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा के निर्धारण भारत के शहरी इलाकों में 23 रुपए, अगर कोई लोग अर्बन एरिया में है, शहर में है, तो ये 32 है, शहरों के लिए 32 रुपए प्रति व्यक्ति। ठीक है, एक आदमी अगर शहर में रह रहा है तो अगर वो 32 रुपए प्रतिदिन कमाता है, और अगर वही आदमी कोई गांव में रहता है और वो 27 रुपए प्रतिदिन के आधार कमाता है, तो इसका अर्थ है कि शहरी क्षेत्रों में 32 रुपए से ऊपर और ग्रामीण क्षेत्रों में 27 रुपए से ऊपर प्रतिदिन कमाने वाला उसको गरीब नहीं माना जाता। तो इसी के बेस पे बहुत सारे लोग ये बताया गया है कि सिर्फ 21.9% लोग गरीब हैं, लेकिन इसका आप क्राइटेरिया देखेंगे तो दिखेगा कि सिर्फ 32 रुपए जो कमा रहा है और उससे ऊपर, यानी कि अगर वो 33 रुपए कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है ना, और अगर वो 27 से 28 रुपए गांव में कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते होंगे कि 32 रुपए में और 27 रुपए में क्या चीजें अफोर्ड की जा सकती हैं। ठीक है, इस रिपोर्ट की उस समय बहुत आलोचना हुई थी। ठीक है, अब देखिए केंद्रीय योजनाओं जैसे अंत्योदय अन्न योजना है ना, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों के निर्धारण करने में नीति आयोग द्वारा परिभाषित गरीबी और गरीबों की संख्या विभिन्न समितियों के आधार पर आकलित का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो भी अंत्योदय अन्न योजना है या फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसके निर्धारण के लिए उसके लाभार्थी कौन हो सकते हैं, तो उसका जो है परिभाषा कैसे गरीबी और गरीबों की संख्या के आधार पर किया जाता है। ठीक है, जो नेक्स्ट है हमारा वो है वर्चुअल करेंसी पर लगा प्रतिबंध हटा। ठीक है, तो अभी क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल करेंसी के जो ऊपर व्यापार पर
वर्चुअल करेंसी के व्यापार पर लगे उस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एक आदेश के माध्यम से अप्रैल 2018 में अधिरोपित किया गया था। ठीक है, तो अभी जो वर्चुअल करेंसी है उसके व्यापार पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था वो समाप्त कर दिया गया है। देखिए क्या है, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी वर्चुअल करेंसी के व्यापार पर लगाए गए प्रतिबंध के अनुसार प्रतिबंध के आदेश को चुनौती देते हुए, ठीक है, जो आरबीआई ने जो लगाया था उसको जो है चुनौती देते हुए अब जो है सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका दायर की थी। ठीक है, और इस याचिका में इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से याचिका दायर की गई थी। ठीक है, देखिए याचिका पर सुनवाई करते हुए जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं उन्होंने अपने आदेश में वर्चुअल करेंसी पर लगाए गए प्रतिबंध को असंगत बताया है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है का वर्चुअल करेंसी के व्यापार के मतलब उसके व्यापार से किसी भी तरीके का प्रतिकूल प्रभाव या कोई नुकसान इस तरीके से नहीं दिखता है। इसलिए जो है इस पे जो आपका इसको जो उसके ऊपर जो लगाया गया है कि अब वर्चुअल करेंसी का यूज नहीं होना चाहिए व्यापार के लिए, तो ये जो है कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, तो इसलिए जो है हम वर्चुअल करेंसी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार न्यायालय द्वारा जो प्रतिबंध लगाया गया उसको असंगत ठहराया गया है। तो देखिए वर्चुअल करेंसी का लगातार बढ़ रहा प्रचलन 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण बदलाव में से एक है। जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने हालिया जो है अपने निर्देश से भारत ने भी इस ओर एक कदम बढ़ा दिया है। ठीक है, वर्चुअल करेंसी एक प्रकार का डिजिटल मुद्रा होता है। क्या है ये? डिजिटल मुद्रा है। ठीक है, और क्रिप्टो करेंसी इसी का एक रूप क्रिप्टो करेंसी भी है। आपने नाम सुना होगा क्रिप्टो करेंसी का। तो देखिए वर्चुअल करेंसी भारत की केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समर्थित न होने के कारण वैध मुद्रा की श्रेणी में नहीं आती है। जो हमारा आरबीआई है वो वर्चुअल करेंसी का समर्थन नहीं करती, तो इसलिए ये एक लीगल जो है मुद्रा नहीं है। तो एग्जाम में अगर आता है तो आप कहेंगे कि ये लीगल मुद्रा नहीं है क्योंकि हमारी आरबीआई जो है इसको समर्थन नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रुझान रिपोर्ट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यूएन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रुझान रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड रिपोर्ट WESO ट्रेंड रिपोर्ट जिसको कहते हैं, उसका प्रकाशन किया। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि 2020 में वैश्विक बेरोजगारी में लगभग 25 लाख या 2.5 मिलियन की वृद्धि हुई है। तो जो वैश्विक जो आपकी बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें जो है 25 लाख की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में बेरोजगारों की संख्या लगभग 188 मिलियन है। इसके अलावा देखिए ये हमें डाटा इतना ध्यान नहीं रखना कि डाटा जो है क्या है, इसको हम देखते हैं एक सेकेंड। हाँ देखिए 15 से 24 ये है 15 से 24 वर्ष की आयु के कुल 267 मिलियन युवा रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण में संलिप्त नहीं है। तो 15 से 24 वर्ष के जो आयु के जो लोग हैं कितने 267 मिलियन युवा जो हैं वो शिक्षा या प्रशिक्षण में संलिप्त नहीं है। इससे अधिक लोग जो है काम करने की खराब सीमित को भी सहन कर रहे हैं। देखिए ये इसमें कुछ मिसप्रिंट है, तो इससे जो अधिक लोग हैं वो क्या है एम्प्लॉयमेंट के जो है उसमें है, तलाश में है। ठीक है, वर्तमान में कार्यशील गरीबी, ठीक है, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर प्रतिदिन 3.20 अमेरिकी डॉलर से कम आय के रूप में परिभाषित। तो देखिए अभी प्रेजेंट टाइम में जो कार्यशील गरीबी है, और कार्यशील गरीबी क्या है कि अगर जो है कोई भी व्यक्ति क्रय शक्ति क्षमता उसकी जो है क्रय करने की क्षमता प्रतिदिन 3.20 अमेरिकी डॉलर है, तो ये जो है क्या है, इसको कार्यशील गरीबी के रूप में जो है समझा जाता है। ठीक है, देखिए वैश्विक स्तर पर कार्यशील आबादी में 630 मिलियन से अधिक या 5 में से एक व्यक्ति को प्रभावित करती है। ठीक है, तो जो कार्यशील गरीबी है वो जो है 5 में से एक व्यक्ति को प्रभावित करती है। ठीक है,
नेक्स्ट है कि पिछले 9 वर्षों में वैश्विक बेरोजगारी की स्थिरता बनी हुई थी, किंतु धीमी वैश्विक विकास गति के कारण बढ़ते श्रमबल के अनुपात में रोजगार सृजन न हो पाने के कारण जो श्रम बल है हमारा वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन रोजगार का जो सृजन है वो नहीं हो पा रहा है। इसके कारण बेरोजगारी में जो है वृद्धि देखने को मिली है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है रुपए का इतिहास। जो रुपया है उसका क्या इतिहास है। वर्तमान में जो भारतीय मुद्रा है वैश्विक परिदृश्य में अवमूल्यन की प्रक्रिया से गुजर रहा है। ठीक है, तो रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, जिससे भारत का जीवाश्म ईंधन, तेल, गैस इत्यादि अन्य जो आयात है उसका खर्चा बढ़ गया है। अवमूल्यन हो रहा है तो हमें ज्यादा मनी देना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो तेल, गैस और जितनी भी आयात की चीजें हैं वो हमारे लिए जो है और महंगी हो गई हैं। तो इसी स्थिति में यदि इस सापेक्ष निर्यात से आय में वृद्धि न हो तो भारत की जो राजकोषीय घाटा है उसमें वृद्धि हो सकती है। ठीक है, तो अगर ये स्थिति बनी रही कि अवमूल्यन होता रहा रुपए का और हमारी आय में वृद्धि भी नहीं हो रही है, तो जो हमारा राजकोषीय घाटा है वो क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। ठीक है, तो रुपए का इतिहास क्या है। रुपया जो है मुद्रा प्राचीन काल से ही विनिमय की इकाई है। ठीक है ना, जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसका जो है इकाई है हमारा रुपया, और भिन्न भिन्न कालों में अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। जैसे कौड़ी, फूटी कौड़ी से कौड़ी, फूटी कौड़ी से कौड़ी, कौड़ी से दमड़ी, दमड़ी से ढेला, ढेला से पाई, पाई से पैसा, और पैसा से आना, और आने से रुपया। तो जो सबसे छोटी इकाई है वो है फूटी कौड़ी। तो आपने ये सुना होगा कि एक फूटी कौड़ी भी नहीं है मेरे पास, या एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। तो फूटी कौड़ी ये जो है एक, ये भी मुद्रा का एक मुद्रा ही है एक तरह की, जो पुराने टाइम में चलती थी। ठीक है, तो इस तरीके से तो देखिए हम क्या है कि 256 दमड़ी बराबर 192 पाई। ठीक है, 256 दमड़ी अगर है तो उसके बराबर जो होता है 192 पाई, और 192 पाई के बराबर होता है 128 धेला। तो 256 दमड़ी के बराबर 128 धेला हम कह सकते हैं। और देखिए 64 पैसा बराबर होता है 16 आना। ठीक है, 64 पैसा बराबर 16 आना, और 16 आना को 1 रुपया उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा कुछ दिया हुआ। 3 फूटी कौड़ी बराबर 1 कौड़ी होता है, 10 कौड़ी बराबर 1 दमड़ी होगा, और 2 दमड़ी बराबर 1 धेला होगा, 1.5 पाई बराबर 1 धेला होगा, 3 पाई बराबर 1 पैसा होगा, 4 पैसा बराबर 1 आना होगा, और 16 आना बराबर 1 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ था। प्राचीन मुद्रा कि इन्हीं इकाइयों ने हमारी बोलचाल की भाषा को कई कहावतें दी हैं, जैसे जो पहले की तरह अब भी प्रचलित है। जैसे 1 फूटी कौड़ी भी नहीं देगा, समझ रहे हैं। चमड़ी आई पर दमड़ी न जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, मतलब अगर जो है कितना भी कष्ट सह लें, लेकिन दमड़ी मतलब जो है जो मुद्रा है, जो पैसा है वो ना खर्च हो। ठीक है, पाई पाई का हिसाब रखना, तो पाई भी जो है क्या था, हमारा मुद्रा का एक जो है मुद्रा का एक प्रकार है। धेले का काम नहीं करती हमारी बहू। ठीक है ना, तो मतलब बिल्कुल एक पैसे का काम नहीं करती। 16 आने सच। ठीक है, इत्यादि ये सारी जो हमारी वो है। अब देखिए मिजरी इंडेक्स के बारे में देखते हैं। हाल में ही भारतीय अर्थव्यवस्था को मिजरी इंडेक्स, ठीक है, के आधार पर मापने की मांग की गई है। मिजरी इंडेक्स के आधार पर मापने की मांग की गई है। मिजरी इंडेक्स है क्या। मिजरी इंडेक्स को अर्थशास्त्री ऑर्थर ओकुन, क्या नाम है, ऑर्थर ओकुन द्वारा विकसित किया गया। तो ध्यान दे दीजिएगा, जो मिजरी इंडेक्स है उसको अर्थशास्त्री ऑर्थर ओकुन द्वारा विकसित किया गया है। यह इंडेक्स 1970 के शुरुआती दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आर्थिक स्थिति को मापने के कारण लोकप्रिय हुआ था। ठीक है, तो 1917 में इसने यूएसए की जो आर्थिक स्थिति है उसको जो है उसका मापन किया था, तो इसलिए उस टाइम वो फेमस हो चुका था। तो क्या नाम है, जो है मिजरी इंडेक्स, और अर्थशास्त्री कौन है, ऑर्थर ओकुन। ठीक है, यह जो इंडेक्स है किसी भी देश में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की दर को जोड़कर निकाला जाता है। ठीक है, तो ये क्या, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की जो दर है उसको जोड़कर निकाला जाता है कि मुद्रास्फीति कितनी है और बेरोजगारी जो है कितनी है। तो मिजरी इंडेक्स इज इक्वल टू मौसम समायोजित बेरोजगारी, सीजनली एडजस्टेड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, प्लस मुद्रास्फीति की वार्षिक दर, जिसको कहते हैं एनुअल इन्फ्लेशन रेट। तो मिजरी इंडेक्स बराबर क्या हो जाएगा, मौसमी समायोजित बेरोजगारी दर प्लस मुद्रास्फीति की वार्षिक दर। ठीक है, इस सूचकांक का स्कोर जितना अधिक होगा, देश के नागरिक
की स्थिति उतनी ही दयनीय होगी। तो जैसा ही जो है ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर सूचकांक का नंबर ज़्यादा आता है तो जो है वहाँ पे जो आपके लोग होंगे, जो सिटीजन्स होंगे, उनकी स्थिति उतनी ही दयनीय मानी जाएगी। तो इस सूचकांक में व्यापक रूप से अन्य आर्थिक संकेतों जैसे बैंक ऋण के दरों को भी शामिल किया गया है। तो प्रेजेंट टाइम में मतलब अभी हाल फिलहाल ये काम हुआ है कि ये जो सूचकांक है इसमें व्यापक रूप से अन्य आर्थिक संकेतकों जैसे बैंक ऋण के दरों को भी शामिल किया गया है कि बैंक के ऋण का दर क्या है, तो वो भी शामिल कर दिया गया है सूचकांक मेजरी इंडेक्स में। तो देखिए, मूल मेजरी इंडेक्स का एक रूप ब्लूमबर्ग मेजरी इंडेक्स है जिसे ऑनलाइन पब्लिकेशन द्वारा विकसित किया जाता है। तो ब्लूमबर्ग मेजरी इंडेक्स जो है वो मूल इंडेक्स का एक रूप है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है वर्ष 2021 में खाद्य उत्पादन का लक्ष्य। तो देखिए 2021 में खाद्य उत्पादन का क्या लक्ष्य है। तो देखिए अभी जो है हाल ही में इस वर्ष सामान्य मानसून की पुनरानुमान के बाद कृषि मंत्रालय एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने 2020-21 के लिए 298 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। क्या मुख्य बिंदु है, वर्ष 2020-21 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 2019-20 में अनुमानित उत्पादन के लक्ष्य का लगभग 2% है। ठीक है, क्या है, जो 20-21 का जो खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य है वो 19-20 के उत्पादन के लक्ष्य से 2% अधिक है। तो हमने अधिक अनुमान लगाया है कि 2% जो है उत्पादन और अधिक होगा पिछले साल से। तो केंद्र सरकार ने आश्वासन क्या दिया है कि सरकार मानसून पूर्व और मानसून की अवधि के दौरान फसलों की बुआई के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है। ठीक है ना, जितने भी इम्पोर्टेंट मेजर्स हैं वो ले रही है फसलों की बुआई को सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, अब है प्रमुख उत्पादन लक्ष्य क्या है। वर्ष 2020-21 में धान, चावल, गेहूं के उत्पादन का लक्ष्य 2019-20 के अनुमानित उत्पादन के स्तर पर ही रखा गया है। ठीक है, देखते हैं। दालों और मोटे अनाजों का उत्पादन लक्ष्य अधिक रखा गया है। देखिए, अगर चावल की बात करें और गेहूं की बात करें तो वो जो है जो 19-20 में है के स्तर पे ही रखा गया है उसको, लेकिन अगर हम दाल और मोटे अनाज की बात करें तो उत्पादन लक्ष्य जो है वो अधिक रखा गया है। ठीक है, तो क्या है कि 20-21 में दालों और मोटे अनाजों के उत्पादन में वृद्धि होने से खाद्यान्न उत्पादन में भारत नवीन रिकॉर्ड प्राप्त कर सकता है। जो हमारा दाल है और मोटा अनाज है उसमें अगर उसका जो है उत्पादन अधिक हो जाएगा तो जो है एक नया रिकॉर्ड जो है भारत प्राप्त कर पाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रमुख फसलों का उत्पादन, तो कुल अनाज कितना उत्पादन हुआ, 285.21। चावल की अगर देखें तो 116.48, गेहूं देखें तो 103.60, दाल है 22.08। तो इतना जो है उत्पादन हुआ है। और कुछ और गेहूं के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, 19-20 में अगर देखें तो जो है आपका गेहूं है वो 19 में 10.36 था, वहीं 20 में गेहूं 11.37 टन की बात हो रही है सबसे ज्यादा, है ना। तो जो है अगर हम परसेंटेज में देखें तो 9.7% गेहूं अधिक हुआ है। बंगाली चना को देखें तो 8% की जो है अधिक हुआ है, ये जो है 0.999 था और ये 1.07 हो गया। अगर तिलहन की बात करें तो ये पहले 0.92 था और अब ये 0.95 हो गया है। 2.7% की वृद्धि इसमें भी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मीडिया के ई प्लेटफॉर्म से जुड़ाव में 65% की वृद्धि। तो मीडिया में जो ई प्लेटफॉर्म है उससे ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं और इवन 65% जो है वृद्धि दर्ज की गई है। कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट एक प्रकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कृषिगत उत्पादों के व्यापार को माध्यम प्रदान करता है। ठीक है, तो ई नैम क्या है, ई नैम जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो क्या करेगा, कृषिगत जो जितने उत्पाद हैं उनको जो है क्या करेगा, व्यापार को का माध्यम प्रदान करेगा। ठीक है, तो देखिए मंडियों एवं थोक बाजारों जो ई मार्केट है वो मंडी और थोक बाजारों को क्या उनकी संख्या में इस तालाबंदी लॉकडाउन के समय जो लोग हैं वो ज्यादा जुड़ रहे हैं। ठीक है, ई प्लेटफॉर्म से तो क्या है जो तालाबंदी है ऐसे समय में 65% की वृद्धि दर्ज की गई है लोगों की,
और 11 मई 2020 को 177 नई मंडियों का इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद पूरे भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाली मंडियों की संख्या 961 हो गई है। तो देखिए जो लॉकडाउन के टाइम में कितनी 177 नई मंडियां जो है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ी हैं, और अगर अभी देखें टोटल तो ये 961 हो गई हैं टोटल मंडियां। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म यातायात बाधित होने के समय तथा सामाजिक दूरी का पालन करने के अनुकूल एक माध्यम है जिसमें व्यापारी और किसान दोनों अपना हित साध सकते हैं। ठीक है, तो चाहे वो व्यापारी हो चाहे वो किसान हो, दोनों को ही जो है हमारे ई जो नैम है उससे जो है फायदा हो सकता है। तो 2016 से प्रारंभ हो गई है ये राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नैम। पूरे भारत के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो APMC, ठीक है, APMC क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केट कमेटी, जिसको APMC बोलते हैं, इसके द्वारा जो है ई नैम हमारा है वो संचालित होता है। लगभग 7,000 मंडियां जो है ये आपस में जोड़ता है, और इससे क्या होगा कि जो कृषिगत उत्पाद हैं उनके लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय मार्केट का जो है निर्माण हो जाता है, और इस व्यवस्था से मांग और आपूर्ति का आधार पर वास्तविक समय में वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण किया जा सकता है। कितनी सप्लाई है और कितना डिमांड है उसी के बेस पे जो है किसी वस्तु का जो है मूल्य क्या होगा वो निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय कृषि बाजार से 7 मई 2020 तक लगभग 150 वस्तुओं जिनका सामूहिक मूल्य कलेक्टिव वैल्यू जो है वो 1 लाख करोड़ का है उसका व्यापार हो चुका है। 150 वस्तुओं का जिसका मूल्य 1 लाख करोड़ है उसका व्यापार हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है भारत और गरीबी, इंडिया और पॉवर्टी क्या है। देखिए जनवरी 2020 में नीति आयोग ने जो सतत विकास लक्ष्य की प्रगति का रिपोर्ट जारी किया। इंडिया और पॉवर्टी हेडिंग में हम देख रहे हैं कि 2020 में जनवरी में नीति आयोग ने जो सतत विकास का रिपोर्ट एक जारी किया है। इससे पता चलता है कि भारत अभी गरीबों को दूर करने के लक्ष्य हासिल करने से काफी दूर है। अभी बहुत सारे जो है लोग हैं जो पावर्टी में रह रहे हैं, तो उनको जो है अभी जो है बाहर लाना ये बहुत ही बड़ा एक टास्क है। ठीक है, जो रिपोर्ट है उसके मुख्य जो निष्कर्ष हैं वो क्या है? टाइम टू केयर के शीर्षक, ठीक है, क्या है? टाइम टू केयर के शीर्षक द्वारा जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से प्राप्त उद्योग के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 1990 के दशक, देखिए यहाँ पे क्या था? आर्थिक उदारीकरण, ठीक है, या वैश्वीकरण के बाद से उपभोक्ता में विषमता बढ़ी है। ठीक है, जो है उदारीकरण है उसके बाद जो है क्या हुआ है कि जो उपभोग है उसमें विषमता जो है बढ़ गई है। 1993 और 94 का देखें और 2004-05 के बीच जो है खासकर शहरी क्षेत्रों में उपभोग विषमता अधिक तेजी से बढ़ी है। उपभोग विषमता मतलब क्या होता है कि जिसके पास, जो लोग डेवलप हो रहे हैं वो लोग जो है ज्यादा उपभोग कर पा रहे हैं, और जो है जो गैप है जो डेवलप्ड है और जो पुअर है उनके बीच का गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, 1980s के दशक में 1% से व्यक्तियों को प्राप्त होने वाली आय 6% तक थी। 1991 से 2015 के दौरान यह आय 22% तक पहुंच गई है। इस दौरान जो आर्थिक वृद्धि हुई है उसका 12% हिस्सा ऊपर के मात्र 0.1% लोगों ने प्राप्त किया, जबकि नीचे के 50% लोग 11% ही प्राप्त कर पाए। ठीक है, तो ये कुछ जो है आपका वो है एक जो है बहुत ज़्यादा उसमें डाटा में नहीं जाना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है उसकी 50th जो है वार्षिक बैठक के पहले टाइम टू केयर रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट में क्या है कि भारत के 1% लोग के पास लगभग 95 करोड़, 1% लोग हैं उनके पास 95 करोड़ जो है वो है, और लोगों से 4 गुना अधिक संपत्ति है। 70% लोगों से 4 गुना अधिक संपत्ति है। तो मतलब जो 1% लोग हैं उनके पास लगभग 95 करोड़, ठीक है ना, लोगों से, मतलब जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो कुछ ही लोगों के हाथ में है, बाकी लोग जो है गरीब हैं भारत में। ऑक्सफैम की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के 2153 अरबपतियों में से के पास इस धरती का 460 करोड़ रुपए से ज्यादा संपत्ति है। ठीक है ना,
और इस दुनिया की 60% जो आबादी है, ठीक है, भारत का जो साल 18-19 का कुल बजट 24.42 लाख करोड़ रुपए था और भारत केवल 63 लोगों के पास इससे अधिक संपत्ति है। तो जो बजट है वो 24.42 लाख करोड़ है, लेकिन अगर हम देखें तो भारत के केवल 63 लोगों के पास इससे ज्यादा संपत्ति है। तो 63 लोग भारत में अपने बजट से ज्यादा जो है संपत्ति रखते हैं और बाकी लोग जो है आप सोच लीजिए कितना ज्यादा होगा। तो जो महिला असमानता में इससे वृद्धि हो रही है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत में जो है राजनीतिक सशक्तिकरण के स्तर पर महिलाओं के साथ बड़ा भेदभाव किया जाता है, ठीक है ना। इसमें जो है क्या है कि आर्थिक भागीदारी के अवसर जैसे हो गया, स्वास्थ्य के स्तर हो गया, और भारत में महिला के साथ भेदभाव जो है इन सब चीज़ों में किया जा रहा है, ठीक है। जो लैंगिक असमानता के मामले में भारत दुनिया के 153 देशों की सूची में 112वें स्थान पे है। तो लैंगिक असमानता ये भी देख लीजिएगा, जो लैंगिक असमानता है अगर उसमें देखें तो भारत जो है 153 लोगों में से 112वें स्थान पर है। टैक्स रिफॉर्म देखते हैं। तो देखिए त्वरित क्या है प्रसंग। 1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते वक्त जो प्रत्यक्ष कर हैं उसके सुधारों को लेकर 3 बड़ी घोषणाएं की, ठीक है। किसके लिए? प्रत्यक्ष करों के सुधारों को लेकर क्या थी? पहला तो ये था कि प्रत्यक्ष कर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना, विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना। दूसरा क्या है? अर्थव्यवस्था को गतिशील करने के लिए, जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको गतिशील करने के लिए उपभोग खर्च बढ़ाने वाली आयकर की नई व्यवस्था। और तीसरा क्या है? करदाताओं के अधिकारों के लिए करदाता चार्टर लागू करना। तो 3 चीजें कही थी इन्होंने। क्या कही थी? विवाद से विकास की योजना, दूसरा है अर्थव्यवस्था को गतिशील करने के लिए वो जो उपभोग खर्च है उसको बढ़ाने वाली आयकर की नई व्यवस्था करना, तीसरा क्या है? करदाताओं के अधिकारों के लिए करदाता चार्टर लागू करना। कुछ मुख्य जो बातें वो देखते हैं। नई प्रत्यक्ष कर समाधान योजना जो है उसके तहत करदाता अपनी पिछली अतिरिक्त आय का खुलासा कर सकेंगे, जो पिछली जो अतिरिक्त आय है उसका खुलासा कर सकेंगे। तो इसके तहत क्या होगा कि आयुक्त जो अपील है, आयकर अपील न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित प्रत्यक्ष कर विवादों के साथ साथ मध्यस्थता और ऋण वसूली पेंचार्टों में लंबित मुकदमों का संशोधन और जब्ती, ये सारे जो मामले हैं इसमें जो है शामिल किए जाएंगे, ठीक है। इसके निपटान में ब्याज, जुर्माने और अभियोजन की छूट की पेशकश की गई है। किसका जो है निपटान होगा? इसमें ब्याज और जुर्माना या अभियोजन के लिए छूट दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए 30 जून 2020 तक ये जारी रहेगा। ये जो हमारा नेक्स्ट है वो है पीएम केयर्स फंड। तो क्या है पीएम केयर्स फंड? तो देखते हैं एक बार। हाल में ही भारत सरकार ने कोविड जो महामारी है उसके द्वारा उत्पन्न जो संकट है, आपातकालीन संकट की स्थिति है, उससे निपटने के लिए स्थितियों के जो हमारा स्थिति है उसमें एक प्राइम मिनिस्टर्स जो सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, क्या है वो? प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड की स्थापना की गई है। तो इस कोष के बारे में पीएम केयर्स जो है वो क्या है? पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसके जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है। इसके सदस्य के रूप में रक्षा मंत्री हैं। कौन कौन है ध्यान रखिएगा इसको। जो पीएम केयर्स है उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और इसके सदस्य हैं रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं, ठीक है। तो कोष में राशि की सीमा जो है निर्धारित नहीं की गई है। इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में जो लोग योगदान करने में सक्षम होंगे, ठीक है। अब तो ये हो गया कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत योगदान। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ये जो है कहा है कि पीएम केयर्स फंड में सीएसआर, ठीक है ना, क्या है सीएसआर के तहत कंपनियों को योगदान देना अनिवार्य है, ठीक है ना। तो कंपनियों का कुछ उत्तरदायित्व होता है समाज के लिए, उसके तहत जो है कंपनियों को योगदान देना अनिवार्य है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रधानमंत्री राहत कोष क्या है। तो जो है देखिए पीएम नेशनल रिलीफ फंड,
जनवरी 1948 में पाकिस्तान से विस्थापित लोगों को मदद करने हेतु प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपील पर जनता ने अंशदान से जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष की स्थापना की थी। तो ये कब किया गया था? जो पाकिस्तान से लोग विस्थापित हुए थे तो जो है जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी अपील पे लोगों ने ये जो है फंड की स्थापना किया था। ठीक है, तो अब क्या है, प्रधानमंत्री राहत कोष को जो इसकी जो धनराशि है उसका इस्तेमाल अब प्रमुखतया बाढ़, चक्रवात, भूकंप ऐसी जो है प्राकृतिक आपदाओं के लिए, जो मारे गए लोग हैं या बड़ी दुर्घटना कोई होती है, दंगा जो है कोई हो जाता है, तो उनको उनसे राहत पहुंचाने के लिए जो है लोगों के लिए ये किया गया है। ठीक है, अब देखिए टिप्पणी है, कुछ देख लेते हैं। फेसबुक ने जियो में 99% हिस्सेदारी खरीदी। तो जो फेसबुक है उसने जियो में 99% जो है हिस्सेदारी खरीदी। ठीक है, अब 22 अप्रैल 2020 को सोशल मीडिया क्षेत्र के दिग्गज जो अमेरिकी कंपनी फेसबुक है, उसने बुधवार को मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उस समूह की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिसको कहते हैं जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में लगभग 9.9% की हिस्सेदारी खरीदने के लिए कितना दिया है उनको? 5.7 अरब डॉलर। ठीक है ना, जिसका जो मूल्य है वो है 43,574 करोड़ रुपए जो है निवेश का करार किया है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के समूह को अपने कर्ज का बोझ जो है कम करने में मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो फेसबुक की भारत में स्थिति और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि जो है वो हिस्सेदारी 9.9% की लेती है जियो में, तो उसकी हिस्सेदारी और मजबूत हो जाएगी। फेसबुक के निवेश में जियो प्लेटफॉर्म की कीमत 4.62 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है विश्व बैंक की रिपोर्ट। क्या है विश्व बैंक की रिपोर्ट? तो देखिए, हाल में ही विश्व बैंक द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है जिसके अनुसार भारत की वर्ष 19-20 के लिए जो जीडीपी है उसमें वृद्धि दर 5% आकलित किया गया है। याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में जो भारत की जीडीपी 19-20 के लिए है वो 5% जो है उसको आकलित किया गया है। ठीक है, विश्व बैंक ने यह भी जानकारी दी है कि अगले जो वित्तीय वर्ष में जो अर्थव्यवस्था थोड़ी सुधार कर जो आपका जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें जो है थोड़ा जीडीपी इंक्रीज होगी और 5.8 जो है वृद्धि प्राप्त कर लेगी। लेकिन अभी 19-20 के लिए 5% बताया गया है और उसके अगले साल के लिए 5.8%। ठीक है, तो देखिए, चालू वित्त वर्ष में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जो है वो अपने वृद्धि दर के 11वें वर्ष के न्यूनतम स्तर पे, मतलब अभी बहुत ही ज्यादा 5 जो है बहुत ही ज्यादा है, 11 वर्षों के न्यूनतम स्तर पे है। ठीक है, 5% पे आ गई है, जिसका प्रमुख कारण क्या है? विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र में गिरावट। ठीक है, विनिर्माण और निर्माण में दोनों में गिरावट हुई है, तो इसका मेन जो है रीजन है। ठीक है, देखते हैं राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद क्या है। नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल, NSAC। क्या है NSAC? तो देखिए, केंद्र सरकार ने सतत विकास की अवधारणा के अंतर्गत भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, व्यापार सुगमता कहते हैं इसको, जैसे सूचकांक में बेहतर स्थिति प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद को अधिसूचित किया है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की अध्यक्षता की जाएगी। तो जो राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। ठीक है, अब इसमें जो है सलाहकार जो परिषद की अध्यक्षता जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्री करेंगे और उस परिषद में गैर आधिकारिक सदस्य भी होंगे। ठीक है, जो गैर आधिकारिक लोग हैं वो भी उसके सदस्य होंगे, जो सरकार द्वारा सफल स्टार्टअप संस्थापकों, ठीक है, जो सफल स्टार्टअप के संस्थापक हैं, भारत में कंपनी स्थापित करने और उसके विकसित करने वाले अनुभवी व्यक्तियों, ठीक है, वो जो है होंगे। स्टार्टअप में निवेशकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम व्यक्ति और जो है और विभिन्न वर्गों जैसे जो औद्योगिक संघ हैं उनके प्रतिनिधि जो होंगे, ये सारे लोग मेंबर्स होंगे। ठीक है, तो गैर आधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। जो गैर आधिकारिक सदस्य हैं उनका जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष का होगा। और इस परिषद का उद्देश्य क्या है? नवाचार और स्टार्टअप। क्या उद्देश्य है? नवाचार और स्टार्टअप। तो ये जो परिषद है वो विशेषतः छात्रों में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देगा। ठीक है, छात्रों में नवाचार संस्कृति को बढ़ावा देगा।
हाँ, अनुसंधान और विकास कार्यों पर सरकारी निजी भागीदारी पहले, ठीक है ना। तो देखिए हाल के दिनों में विज्ञान और तकनीकी विभाग द्वारा भारत में अनुसंधान और विकास के कार्यों में निवेश की वृद्धि के लिए निजी क्षेत्रों से योगदान देने का प्रयास कर रही है, ठीक है ना। निजी क्षेत्र के जो निजी क्षेत्रों से योगदान देने का प्रयास करे, किसमें, भारत में अनुसंधान और विकास के कार्यों के लिए, ठीक है। विज्ञान और तकनीकी विभाग द्वारा निजी क्षेत्र की कंपनियों से वर्तमान में 40 करोड़ रुपए प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, कि 40 करोड़ रुपीस जो है, जो आपकी निजी कंपनियां हैं उनसे जो है प्राप्त करने का लक्ष्य है। तो देखिए 2017 में अनुसंधान और विकास पर वैश्विक जो खर्च है वो 1.7 ट्रिलियन डॉलर का था, ठीक है ना। और जिसमें अमेरिका, चीन और जापान क्रमशः शीर्ष देश। तो विज्ञान और तकनीकी में जो खर्चे हैं, जो उसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है, उसमें अमेरिका, चीन और जापान पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। भारत के शीर्ष 3 विभाग जिन्होंने औद्योगिक विकास कार्य पर 17-18 में सबसे ज्यादा खर्च किए हैं। तो किसने अनुसंधान जो है विकास कार्यों पे, सॉरी अनुसंधान है, तो अनुसंधान पे किसने सबसे ज्यादा खर्च किए हैं देखते हैं। देखिए पहला तो है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, किसने, डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डेवलपमेंट ऑफ स्पेस, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो हमारे हैं, इन्होंने जो है सबसे ज्यादा खर्च किया है। नेक्स्ट हमारा है भारत की तेल मांग में वृद्धि चीन से अधिक। तो इंडियाज ऑयल डिमांड ग्रोथ ओवरटेक्स चाइना, ठीक है। तो हमें चाइना से ज़्यादा हमें जो है तेल की हमारे यहाँ डिमांड है इंडिया में। तो ये कौन कहता है, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के द्वारा भारत की ऊर्जा नीति 2020 का पुनरावलोकन किया गया है। और IEA ने यह जानकारी दी है कि भारत की जो तेल मांग है उसमें वृद्धि मध्य 2020 से चीन से अधिक हो जाएगी। तो 2020 के मध्य से वो चीन से अधिक जो है उसकी डिमांड ऑयल की हो जाएगी। भारत ने यह जो है यह भी कहा, किसने कहा, IEA ने यह भी कहा कि भारत वो अपनी तेल की रणनीतिक भंडारण क्षमता को बढ़ाए। भारत से कहा गया है कि अपनी तेल की रणनीतिक क्षमता को बढ़ाए, ठीक है। उसकी भंडारण क्षमता जो है उसको इंक्रीज करना चाहिए भारत को, ठीक है। IEA के सदस्य देशों को 90 दिनों तक की रणनीतिक भंडारण क्षमता बनाए रखनी होती है। जो लोग IEA के जो सदस्य होते हैं उन देशों को 90 दिनों की जो है रणनीतिक भंडारण क्षमता जो है बनाए रखनी होती है। देखिए IEA का पूर्ण सदस्य न होकर सहयोगी सदस्य, एसोसिएट मेंबर ही है। तो भारत क्या है, जो IEA का पूर्ण सदस्य नहीं है, है ना। ये जो है क्या है, एसोसिएट मेंबर है IEA का। ये बिल्कुल याद रहना चाहिए कि जो IEA का जो भारत जो है वो पूर्ण सदस्य नहीं है बल्कि एसोसिएट मेंबर है, ठीक है। पूर्ण सदस्यता के लिए IEA की भारत से वार्ता चल रही है, ठीक है। IEA की भारत से वार्ता चल रही है कि भारत, देखिए गैर मतलब है कि भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व का तीसरा तेल उपभोक्ता देश और चौथा सबसे बड़ा तेल शोधन रिफाइनरी जो है करता है इंडिया अपने यहाँ, ठीक है। तो जो भारत है वो अमेरिका और चीन के बाद विश्व का तीसरा, अमेरिका और दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे विश्व में तीसरा उपभोक्ता है। लेकिन कुछ दिन बाद वो चाइना को ओवरटेक करने वाला है, ठीक है। और इंडिया में जो है तेल का जो रिफाइनरी होती है, तेल रिफाइनरी बहुत ज़्यादा है। तो ये चौथा सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी है भारत, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है थालीनॉमिक्स। क्या है थालीनॉमिक्स, आर्थिक सर्वेक्षण में इस्तेमाल भोजन के अर्थशास्त्र थालीनॉमिक्स के अनुसार भोजन के अर्थशास्त्र थालीनॉमिक्स के अनुसार संगठित क्षेत्र, जो संगठित क्षेत्र हैं उसमें काम करने वाले कामगार हैं के शाकाहारी भोजन की थाली, जिसमें चावल, दाल, रोटी, सब्जी शामिल होती है, के औसत खर्चे में 2006 से 7 के बाद 29% कमी हुई है, ठीक है। वहीं जो मांसाहारी भोजन है उसमें 18% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि थालीनॉमिक्स शब्द शब्दावली के अंतर्गत घोषित किए गए हैं। क्या है कि ये निष्कर्ष ज्ञातव्य है कि ये जो निष्कर्ष है थालीनॉमिक्स नामक शब्दावली के अंतर्गत घोषित किए गए हैं, किसमें, कि हमारी जो वेजिटेरियन डाइट है उसमें 29% की कमी हुई है और जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है उसमें 18% की वृद्धि हुई है, ठीक है। हाँ तो नेक्स्ट हमारा है विश्व आर्थिक मंच का 50वां शिखर सम्मेलन। तो जो है 50th
समिट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आर्थिक जो विश्व आर्थिक मंच है WEF है, उसका 50वां सम्मेलन 21 जनवरी से 25 जनवरी 2020 के बीच स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में हुआ। कहाँ पे हुआ WEF का समिट? ये 50वां समिट था और 21 जनवरी से 25 जनवरी के बीच ये जो है स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में हुआ। ठीक है, तो इस सम्मेलन में जो भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री पीयूष गोयल ने किया। ठीक है, जो इस मंच की बैठक के दौरान जो भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है, और उनके कार्य मेंटल हेल्थ और उनके कार्यों के लिए विश्व आर्थिक क्रिस्टल सम्मान से सम्मानित किया गया। थीम क्या था? एकजुट एवं सतत विकास की साझेदार। ठीक है, क्या है? एकजुट एवं सतत विकास के साझेदार। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिजर्व बैंक द्वारा कोऑपरेटिव बैंक का नियमन। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स टू कम अंडर द रिजर्व बैंक रेगुलेशन। तो देखिए, हाल में ही जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है ने 1540 कोऑपरेटिव जो बैंक हैं को रिजर्व बैंक के नियमन के अधीन लाने के लिए बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन की मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री जो है प्रकाश जावड़ेकर ने यह सूचना दी कि जो प्रशासनिक मामले हैं अभी भी कोऑपरेटिव बैंकों के रजिस्ट्रार द्वारा संचालित किए जाएंगे। तो जो कोऑपरेटिव मामले, जो आपके प्रशासनिक मामले हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के, वो जो बैंकों के रजिस्ट्रार हैं उनके द्वारा संचालित किए जाएंगे। लेकिन कोऑपरेटिव बैंकों का नियमन जो है, ठीक है, या जो है उसका परीक्षण, ठीक है, वो सारी चीजें मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नियुक्ति में योग्यता निर्धारण रिजर्व बैंक द्वारा किया जाएगा। तो ये बाकी चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव जो है आपकी जो मामले हैं उसको कौन करेगा? रजिस्ट्रार करेगा। बाकी चीजें जो है कौन करेगा? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए, कोऑपरेटिव बैंकों में मुख्य पदों जो की पोजीशंस हैं उसमें भी रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा है IMF ने भारत की आर्थिक वृद्धि पर, जो IMF है वो क्या करती है? भारत की आर्थिक वृद्धि जो दर है वो घटा दिया है। ठीक है, IMF लोअर्स इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट। ठीक है, तो IMF ने क्या कहा है? IMF के हिसाब से चालू वित्तीय वर्ष मतलब करंट फिस्कल ईयर के लिए अनुमानित आर्थिक जो वृद्धि दर है उसको घटाकर 4.8% कर दिया गया है। कितना? 4.8% कर दिया गया है। तो भारत की आर्थिक वृद्धि अनुमान से काफी कम होने को IMF ने वैश्विक वृद्धि में अगले 2 वर्षों के लिए एक सबसे बड़ा बाधा बताया। ठीक है, अब हम देखें कि जो IMF है उसके मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथन के अनुसार जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर हैं उन पर दबाव और ग्रामीण आय में वृद्धि के गिरावट के परिणाम स्वरूप भारत की आर्थिक वृद्धि में गिरावट हुई। किसके वजह से? जो NBFCs हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर हैं, उन पे दबाव के कारण और जो ग्रामीण आय हैं उनकी वृद्धि में गिरावट हुई है। जो ग्रामीण लोग हैं उनकी आय के वृद्धि में गिरावट हुई है। तो इसकी वजह से जो है क्या हुआ? आर्थिक वृद्धि में जो है तेजी से गिरावट नजर आई है। डायरेक्ट टैक्स के बारे में देखते हैं। तो भारत की आर्थिक वृद्धि में तीव्र गिरावट, जो आर्थिक वृद्धि है उसमें तीव्र गिरावट तथा निगम कर में, जो निगम कर हैं उनमें कटौती के परिणाम स्वरूप पिछले 2 दशकों में पहली बार जो है प्रत्यक्ष करें, मुख्यतः कौन सा? आयकर और निगम कर में संग्रहण में गिरावट दर्ज किया गया है। तो आयकर और निगम कर में जो है कि उसके प्रत्यक्ष कर के 2 हैं, आयकर और निगम कर, उसके जो है संग्रहण में, उसके जो है कलेक्शन में क्या है? गिरावट दर्ज नजर आया है। ठीक है, तो ये है आपका आयकर विभाग द्वारा 23 जनवरी 2020 तक 7.3 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष कर संग्रह किया गया। ये डाटा आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मांग में तीव्र गिरावट के परिणाम स्वरूप जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी जो डिमांड है उसमें जो है क्या है? गिरावट दर्ज की गई है। भारत में वित्त वर्ष 19-20 की आर्थिक वृद्धि पिछले 11 वर्षों में सबसे कम 5% रही। ठीक है, साइबर पासवर्ड जो है पर विश्व आर्थिक मंच WEF देखते हैं। हाल में ही जो है विश्व आर्थिक संघ ने एक नए अध्ययन के मुताबिक दुनिया भर में डाटा से धोखाधड़ी के हर 5 में से 4 मामले कमजोर पासवर्ड या पूर्व पासवर्ड चोरी होने की वजह से सामने आए हैं। ठीक है, तो जो पासवर्ड जो हमारे आपके जो
धोखाधड़ी का मामला है। किसमें? जो हमारे ऑनलाइन चीज़ें होती हैं उसमें क्या होता है कि पासवर्ड धोखाधड़ी कैसे होता है, या तो कमज़ोर वीक पासवर्ड होता है, या फिर पासवर्ड के जो है पहले से चोरी हो जाने की वजह से हो रहा है। इसके अलावा जो साइबर क्राइम की वजह से जो 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था को हर मिनट तकरीबन 20 करोड़ रुपए की चपट लगने की आशंका लगाई गई है। तो साइबर क्राइम की वजह से हर मिनट 20 करोड़ रुपए का नुकसान होने की आशंका बताई गई है। इनमें से 80% अपराध की वजह से जो वजह है वो साइबर क्राइम से संबंधित है। ठीक है, 80% जो अपराध हैं वो साइबर क्राइम की वजह से है। अध्ययन के मुताबिक आईटी हेल्प डेस्क की लागत तकरीबन 50% सिर्फ पासवर्ड रीसेट दोबारा बनाने में ही खर्च हो जाने का अनुमान बताया गया है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि आईटी हेल्प डेस्क ये कहती है कि लागत का तकरीबन 50% सिर्फ पासवर्ड रीसेट में ही खर्च हो जा रहा है। कंपनियों पर तकरीबन 7 करोड़ रुपए सालाना अतिरिक्त बोझ है इसकी वजह से। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। देखिए एक बार क्या है कि कंपनियों को बगैर पासवर्ड के सर्वश्रेष्ठ 5 तकनीकी के इस्तेमाल की वकालत की गई है कि बिना पासवर्ड के 5 जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ कर, जैसे क्या आँख है, उंगली है, तो इस पे आधारित पहचान हो, है ना। और बिहेवियरल एनालिटिक्स हो, क्या है? बिहेवियरल एनालिटिक्स हो जिसमें व्यवहार आधारित पहचान हो। ठीक है, ज़ीरो नॉलेज प्रूफ। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी में इस्तेमाल होता है। क्यूआर कोड्स जो है उसको स्कैन करके कर सकते हैं। बार आधारित जो कोड होते हैं, सिक्योरिटी जो है कीज़ होते हैं, तो ये 2 तरह के कारकों पर आधारित जो है पहचान प्रणाली से संबंधित उपकरण है। अब हम देखें सेफ क्या है। तो 26 मार्च 2020 को लघु और मध्यम एमएसएमईज के आपातकालीन ऋण मुहैया कराने वाली सेफ, ठीक है, सिडबी मतलब क्या है? असिस्टेंस टू फैसिलिटेट इमरजेंसी योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत कोविड-19 से संबंधित चिकित्सा उपकरण हैं और उत्पादों के निर्माण में लगे छोटे और मध्यम जो हमारे जो है उद्योग हैं को 5 वर्ष तक की अधिकतम ऋण चुकता अवधि के साथ 5% ब्याज दर के साथ 50 लाख रुपए तक का कार्यशील पूंजी उत्पादन जो है प्रदान किया जाएगा। तो क्या किया जाएगा? 5% ब्याज पे 50 लाख रुपए 5 वर्ष के लिए दिया जाएगा। तो इसमें है 5% ब्याज पे 50 लाख रुपए 5 वर्ष के लिए दिया जाएगा। किसको? जो है स्मॉल और मीडियम जो है इंडस्ट्रीज़ हैं, जो है जो हमारे कोविड-19 से रिलेटेड चिकित्सा और उसके उपकरणों का उत्पादन कर रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो आर्थिक वाला जो हमारा अंक था वो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।